नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। खास खबर में आज हम जिस विषय को लेकर रहे हैं उसको लेकर आपने पहले भी कई बार डिबेट सुनी होंगी, लेकिन आज इस पर डिबेट करना एक बार इसलिए फिर जरूरी हो चुका है क्योंकि अब साइबर क्राइम का जो दायरा है, साइबर फ्रॉड का जो दायरा है, वो आम आदमी से बढ़कर उन लोगों तक पहुंच चुका है जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है लोगों को सुरक्षित रखना इन साइबर क्राइम करने वालों से, साइबर अपराधियों से। एक घटना हाल ही में सामने आई जहां पर एक पूर्व आईपीएस जो ये कहे कि आईजी रेंज तक के जो अधिकारी थे, सर्विस अपनी काफी सालों की उन्होंने की, वो खुद इस तरह के एक ट्रैप में, साइबर फ्रॉड में, ट्रैप में फंसे और करोड़ों गंवाने के बाद आखिरकार उन्होंने सुसाइड कर लिया। इससे पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी सामने आती रही हैं। राजीव रंजन जी का नाम सामने आया है, महाराष्ट्र में भी एक ऐसी घटना सामने आई है। लेकिन इसके बाद चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो ही इस तरह के फ्रॉड में फंस रहे हैं, तो फिर किसकी तरफ देखा जाए, किस तरह के सुधार की जरूरत है, आम आदमी किस तरह की सावधानियां बरते। आईटी एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां क्या बरती जा सकती हैं, और इसके साथ ही वो पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो आईटी एक्सपर्ट है, नहीं है, कैसे किया जा सकता है, टीम को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उनको टेक्नो से भी कैसे बनाया जा सकता है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसे पीड़ित भी जो खुद इस तरह की एक घटना का शिकार हुए हैं। उनकी रजामंदी से हम उनका नाम और उनका चेहरा आपके सामने भी लेकर आए हैं, ताकि किसी तरह की आपत्ति उनको अगर नहीं है तो लोगों तक वो अपनी बात को आराम से पहुंचा सकें। सभी से मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर तरुण जुड़े हुए हैं जो आईटी एक्सपर्ट है, लंबे समय तक, सालों का उनका अनुभव रहा है आईटी फील्ड में। योगेंद्र जोशी जी राजकीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन अभी भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं लोगों को जागरूक करने में। और हमारे साथ ब्रिजेंद्र कुमार सरोलिया जी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हाल ही में इस तरह की एक घटना सामने आई थी। सबसे पहले मेरे ख्याल से योगेंद्र सर, आपको जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हाल ही में घटना हुई, जिसके बाद आज हमने डिबेट को वापस एक बार करना चाह रहे हैं। एक आईजी जिनके साथ 8 करोड़ की एक साइबर फ्रॉड होती है और उसके बाद वो उन हालात में आते हैं, उस मेंटल ट्रॉमा में आ जाते हैं कि उनको ये सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को सुरक्षा देने वाले अधिकारी के साथ ऐसा हो गया, तो उनके साथ एक प्रेशर भी था। उनकी सारी जो म्यूचुअल फंड थी, जमीन जायदाद, सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया। उसके बाद वो बिल्कुल खाली हाथ हो गए और उस ट्रॉमा में उन्होंने इस तरह का कदम उठाया जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। आपको क्या लगता है इस घटना के सामने आने के बाद किस तरह की कमियां हैं और किस तरह के सुधार की आपको जरूरत महसूस होती है? योगेंद्र जोशी जी। देखिए प्रभात जी, बात यह है, ये दो तरह की है हमारे यहाँ। जो ऑनलाइन डिजिटल जो हैक करते हैं लोग, दो तरह की कार्रवाइयां हैं। एक तो यह है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, तो ये जो आईजी के साथ हुआ है वो ये हुआ है। दूसरा है डिजिटल, जिस तरह से हैक करते हैं और उसको बंदिश बना लेते हैं और उससे जो कार्रवाई करते हैं वो अपराधी, डिजिटल अरेस्ट। दूसरा ये डिजिटल अरेस्ट का मामला हो गया। अब इनके साथ जो आईजी है, इनके साथ तो ये हुआ कि इन्होंने जो है अननोन जो ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उन लोगों से संपर्क। ब्रिजेंद्र जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ब्रिजेंद्र जी आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाजें आ रही हैं थोड़ा सा, कि इससे डिबेट डिस्टर्ब हो रही है, आपकी बात नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा शांति रखिएगा। जी योगेंद्र सर कंटिन्यू करें। तो दो तरह का हो गया ये फ्रॉड। साइबर फ्रॉड में दो तरह के इंपॉर्टेंट, एक तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो फ्रॉड होता है वो जो आईजी के साथ हुआ है, दूसरा है डिजिटल अरेस्ट। तो आईजी ने तो क्या किया है कि ऐसी कंपनी जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने अपने ऑनलाइन उन कंपनियों में से किसी कंपनी को ढूंढा या किसी के माध्यम से बात की होगी, तो उन्होंने उनके पैसे को आगे बढ़ाने के लिए और आगे पैसे से पैसा बनाने के लिए उनको उसके चक्कर में ले लिया और वो इतनी आसानी में आ गए। कारण ये है कि वो आईपीएस होते हुए, वो इस बात को जानते हुए भी इस तरह की क्रिया में आए हैं। तो ये न समझे कि वो बहुत बड़ी कोई बात हो गई है। इस तरह की चीज तो मेरे मोबाइल पे भी आई है कि साहब आपके मेरे गलती से, देखिए ये क्या करते हैं हैकर्स, ये आपके जानकार के मोबाइल के नंबर को हैक करेंगे और उससे कॉल करते हैं। तो आपको क्या है, नाम सामने आएगा कि साहब आपका जानकार बोल रहा है। मैंने जी ऐसे उठाया जी, स्पूफ कॉलिंग। हाँ, तो मैंने जब उसको देखा तो उसमें आया कि साहब मैंने आपके अकाउंट में 30,000 रुपए जमा करा दिए और अब क्या करूं, मैं करा चुका हूं जोशी जी, आप मैं नंबर भेज रहा हूं, उस अकाउंट में भेज दे। फिर मेरे आवाज देखिए, आवाज भी ये उस व्यक्ति की आवाज को अपनी आवाज में परिवर्तित करके ही बात करते हैं। तो जी हाँ, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है आप भेजो भाई, कौन सा अकाउंट नंबर है। तो उन्होंने वो भेजा मुझे,
तो जो नंबर भेजा अपना या वो जो नंबर आया उसमें फर्क था, मेरे नंबर थे ही नहीं, जिस अकाउंट में जमा हुए वो नंबर मेरे थे ही नहीं, तो मैं समझ गया ये फ्रॉड है। तो इस तरह से ये किसी को भी इनको पता नहीं होता ये आदमी कौन होता है। अब ये आईजी थे, ये अलग चक्कर में आए हैं, और जो डिजिटल अरेस्ट होता है ये अलग होता है। डिजिटल अरेस्ट में तो अधिकारी बन जाएंगे, ईडी के अफसर बन जाएंगे, पुलिस का अधिकारी बन जाएंगे, सीबीआई का अफसर बन जाएंगे। और कई बार वो कहते हैं, जैसे मेरी बच्ची को टेलीफोन किया एक व्यक्ति ने, वहां आसाम में है, कि आपके पापा ने कहा है कि इस नंबर पे जो है 30,000 रुपए जमा कर दो। हाँ, तो बच्ची ने मुझे टेलीफोन किया कि मेरे पास अभी नंबर आया। मैंने कहा ये तो फ्रॉड है, इनके चक्कर में मत आना। तो कारण ये है कि ये एन केन प्रकारेण हाथ मारते रहते हैं, दिन भर इनका यही काम है, उसमें ये नहीं देखते। अच्छा देखिए, बड़ी उम्र वालों को ज्यादा पकड़ते हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर होती है उनको ज्यादा पकड़ते हैं, और ये ऐसा ग्रिप में लेते हैं ताकि वो व्यक्ति बाहर निकल नहीं पाए। अभी आईजी लेवल का आदमी है, इसकी जो हत्या हुई, देखिए ये हत्या कहलाएगी, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो फ्रॉड हुआ उसकी सूचना इसने सबको दी है। हाँ, ये जरूर है इनकी गलती के थाने में जाकर के इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, बाकी इन्होंने डीजी को है, इन्होंने गृह मंत्री को है, प्रधानमंत्री को है, इन्होंने पत्र लिखे कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हो गया। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इतनी संवेदनशीलता अभी नहीं बन पाई है कि पुलिस को अगर ये अधिकारी को ऐसी सूचना मिल जाए तो तत्काल उनके निवास पे जाए, उनसे बात करे, और यही कारण रहा कि इनकी आत्महत्या हो गई। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, हमारे साथ डॉक्टर तरुण जी हैं। डॉक्टर तरुण, इस तरह की चीजों में देखिए कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जो हमारा सिस्टम है, चाहे हम हमारे बैंकिंग सिस्टम की बात करें या टेलीकॉम सिस्टम की बात करें, ये दो सबसे मेन इसमें इनका की स्टेक्स होते हैं। फोन कॉल आती है या फिर फोन के जरिए आपके पास मैसेज आता है, व्हाटएवर जो भी उनका तरीका होता है, और उसके साथ आपके बैंक किस तरह से एसोसिएट होता है और उससे सारा फ्रॉड हो जाता है। आपको क्या लगता है कि हमारे बैंकिंग और टेलीकॉम सिस्टम को पर्याप्त हम सुरक्षित अभी भी नहीं कर पाए हैं? उस स्तर पर सोचे जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि अगर मान लीजिए किसी के पास फोन कॉल भी आ जाए, तो जैसे कुछ जगहों पर कुछ बैंक के अधिकारियों ने इस तरह की सावधानी बरती जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई अपने म्यूचुअल फंड्स को पूरे के पूरे को एकदम से इनकैश करवा रहा है या फिर बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, तो उन्होंने सावचेती बरतते हुए पुलिस को सूचना दी। लेकिन क्या सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं किया जा सकता ताकि इन दो रूट्स में हम कहीं ना कहीं एक बैरियर को लगा सकें, एक फायरवॉल लगा सकें? प्रभा जी, सबसे पहले तो मैं खास खबर का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने जागरूकता के लिए एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया जो बहुत ज्यादा जरूरी भी था। और सबसे देखने और सोचने और समझने वाली बात है कि इसके अंदर जो पढ़े लिखे और ज्यादा समझदार आदमी है, जो क्राइम की दुनिया के एक कहें कि बादशाह होते हैं, जिनको समझ में आता है क्राइम कैसे होता है, वो अगर विक्टिम बन रहे हैं तो ये हमारे लिए और देश के लिए बहुत वापस से पुनः सोचने वाली बात है। हाल ही की जो घटना जो अमर सिंह चहल साहब की हुई है, जिसके अंदर उन्होंने अपने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, ये इस बार का जो फ्रॉड था ये थोड़ा सा अलग तरह का फ्रॉड था। ये फ्रॉड था फर्जी वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम करके इन्होंने फ्रॉड बनाने का तरीका बनाया। इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर उन्होंने कई लोगों को जोड़ा, और जोड़ने के अंदर उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे लोगों के नंबर उसमें ऐड कर दिए कि उस आईजी साहब के जानकार लोगों के, कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोगों के, ऐसे 20-30 लोगों के नंबर उसमें जुड़े हुए थे उस ग्रुप के अंदर। और तब वो दिखाते हैं कि भैया डीबीएस करके जो वेल नोन जो बैंक है, हम उसके वेल्थ मैनेजमेंट के एडवाइजर है। तो आपका एक पहले तो एक उन्होंने एक स्टोरी बनाते हैं, कभी भी क्राइम होता है तो क्राइम के पीछे एक स्टोरी होती है और आपको स्टोरी बेची जाती है। और हम क्या है कि हम क्राइम के अंदर क्या होते हैं, हम स्टोरी के अंदर विक्टिम बनते हैं। तो इनको ये लगा कि हाँ ये डीबीएस बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, आपने बैंक की पूरी जानकारी ले ली, उसके ऊपर उन्होंने कुछ फेक साइट्स वगैरह भी दिखा दी और उसके ऊपर जाके उन्होंने दिखाया और इनिशियल शुरू में कुछ प्रॉफिट आपको दिखा भी दिए। पर हमें इस चीज को सोचना चाहिए, और इस तरह के जो रिटायर्ड जो लोग हैं, इनको जो आज की डेट में जो मानते हैं भी रिटायर्ड लोगों के पास में पेंशन का बड़ा पैसा है, और रिटायर्ड लोग आदमी क्या सोचते हैं यार कि मेरा जो पहले का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, शायद मैं एक्स्ट्रा मनी कमा लूं, जो लालच है एक्स्ट्रा कमा लूं, तो मेरा जो स्टेटस सिंबल है मैं उसको मेंटेन कर पाऊं या उससे ऊपर जाऊं। ये स्टोरी बिकती है जिसके अंदर हम विक्टिम बनते हैं। इसके अंदर अगर हम कहेंगे बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व है, या आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री इंस्टॉल है, या आपका इंटरनेट इंस्टॉल है, सब इसके अंदर आएंगे, क्योंकि ये सब एक माध्यम है। बट एक्चुअली आप देखें तो कल्पिट और विक्टिम जो है वो दोनों आपस में क्या जोड़ रहे हैं, वो एक कहानी बेच रहा है और सामने वाला कहानी ले रहा है। और वो कहानी क्या है, वो कहानी के अंदर उसको एक मुनाफा दिखाया जा रहा है, एक लालच दिखाया जा रहा है, और उस तरह की चीज के अंदर वो आके उसके अंदर अटक गए। ये तो अभी वेल्थ मैनेजमेंट जो F777 करके उन्होंने जो केस बनाया उसके अंदर उन्होंने पूरी कहानी करी। चहल साहब ने एक कोशिश तो अच्छी करी कि उन्होंने इस बार एक 12 पन्नों का अपना एक सुसाइड नोट लिखा, बच गए भगवान की दया से। अभी वो
एडमिट है, उन्होंने पूरी कोशिश करी और उन्होंने 12 पन्ने के अंदर लिखा कि इस तरह से हो रहा है और ये सारा सिस्टम है, इसके ऊपर हमें वापस से पुनः कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बिहार के अंदर 81 करोड़ का हुआ है। ये तो हम 8 करोड़ की बात कर रहे हैं, 81 करोड़ का हुआ है। इससे पहले एक अपने पास में परमवीर सिंह जी का नाम आता है, जो मुंबई के जाने मैंने अपने वो रहे हुए हैं, जो अपने बम वाले के अंदर भी नाम आया था, वो क्रिप्टो वाले के अंदर फंसे हुए हैं। संजय पांडे जी, वो भी रिटायर आईपीएस, वो भी फंसे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग चला के जा रहे हैं, एक लालच आ रही है, एक चीज आ रही है। हमने पहले भी इस बार चर्चा की थी और हम आज भी कहते हैं कि बैंकों के अंदर, क्योंकि जो भी लेन देन हो रहा है उसका एक आपका माध्यम है बैंक, और पैसा किसी भी बैंक के पास जाता है। और हमारे को सबसे बड़ी जो शिकायत जो आज भी है, और हम आरबीआई को पहले भी हम इसको मैसेज कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं, कि आप क्या करते हैं, किसी का भी खाता खोलते हैं, खाता खोलने से पहले आप उसकी सारी जानकारी लेते हैं, तब भी पैसा उसके पास जाता है और विद इन ए मिनट वो खाता खाली हो जाता है, आपके पास में रिकवरी का ऑप्शन नहीं बन पाता। और अब क्या है कि ये क्राइम सिर्फ यहाँ के भी नहीं है, अब ये क्राइम के अंदर आजकल डीबीएस को दिखा के इन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग और इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट दिखाया, और वहां उनको दिखाया कि भैया हाँ, आपका 1 करोड़ रुपया आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में 1.5 करोड़ कर देंगे और साल भर में 2 करोड़ से ऊपर ले जाएंगे। ये लालच, झूठे पोर्टफोलियो, झूठे चीज दिखा के झूठी स्टोरी बेची जा रही है। हमें स्टोरी पे नहीं जाना, हमें एक्चुअल भी जाना है। और हमारी समझदारी ये है कि भाई साहब, जो आपके पास में है उसको कैसे बचाए, कैसे उसको आगे ले, और शॉर्ट टर्म गेन कहीं पे भी नहीं है। सरकार कई बार कह चुकी, और आप अगर पहली बार विक्टिम बनते हैं, छोटे का विक्टिम बनते हैं, वहीं पे आप अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश कीजिए, 1930 पर कॉल कीजिए। और अगर आप उसके बाद में एक बार कल्पित हो जाते हैं तो आप बार बार अपना पैसा वापस से निकालने के लिए, बचाने के लिए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उल्टा ज्यादा फंसते जाते हैं। ये मतलब उस दलदल की तरह है कि आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं, शायद हो सकता है इस बार सही आदमी हमको इसका नुकसान का फायदा करवा दे। खैर ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ ब्रिजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके साथ क्या हुआ था थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताइए, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि सवालों की वैरायटी हम ज्यादा लेना चाहते हैं। ब्रिजेंद्र जी, आपके साथ क्या हुआ था बताइएगा, और इससे आपने सबक क्या लिया उसको लेकर भी आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। 17 तारीख को मेरे पास दोपहर में एक कॉल आता है कि थोड़ा पीछे जाइए तो आपका पूरा फेस दिखे, ताकि आपका थोड़ा पीछे। जी, 17 दिसंबर की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, 17 दिसंबर को दोपहर में सर मेरे पास एक कॉल आया कि आपके पास ब्लू डार्ट के थ्रू एक पार्सल आ रहा है। तो फोन करने वाले बंदे ने एक बार कॉल करके डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने दोबारा उसको कॉल किया कि हमारा कौन सा पार्सल आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी। तो उस बंदे ने ये बोला कि आपका हमारे रीजनल ऑफिस के अंदर फोन कनेक्ट हो गया है, आपको आपके जयपुर ऑफिस में बात करने के लिए आप ये नंबर डायल कीजिए। तो उसने मेरे को एक दूसरा नंबर दिया जिसमें *21* और फिर 10 नंबर का मोबाइल नंबर था और लास्ट में हैश लगवाया उसने। वो नंबर मैंने डायल किया। जैसे ही मैंने डायल किया, मेरा फोन ऑटोमेटिक मोड पे चला गया और मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। मैं लोगों को बता दूं, इन्होंने जो भी बताया कि आपसे कुछ स्टार हैश और 10 डिजिट और उसके बाद हैश जो डायल करवाया था, इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपनी सारी की सारी जितनी भी चीजें थी मोबाइल, एक तरह से मोबाइल आपने पूरी की पूरी उनकी जो कंट्रोलिंग है वो दूसरे को आपने फॉरवर्ड कर दी। ना सिर्फ आपके कॉल बल्कि आपके मैसेजेस, आपका नेट वगैरह जो भी मैसेज जाएंगे आप उस नंबर पर जाएंगे जिस पर उन्होंने फॉरवर्ड करवाया। अब बताइए आप आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें एक डॉट का मेरे मोबाइल पे एक निशान आने लगा ग्रीन कलर में, और मेरा फोन उधर मतलब ऐसे इंडिकेशन हुआ कि ये फोन आपका हैक हो रहा है। उसके 5 मिनट बाद मेरे किसी नॉन का फोन आया कि आपका फोन हैक हो गया है, और उस बंदे ने कम से कम 5-7 मिनट के अंदर अंदर मेरे 750 मतलब 750 कॉन्टेक्ट्स में मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया कि आप 65,000 इमरजेंसी के तौर पे ब्रजेंद्र कुमार सरोलिया जी को रिक्वायरमेंट है, तो वो तुरंत भेजें। मैं 2 घंटे उन्होंने इस तरह से प्रिटेंड किया कि आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं, अपने परिचितों को, कि मुझे 65,000 की इमरजेंसी जरूरत है, मुझे दे, और लोगों को नहीं पता कि आप नहीं मैसेज करें, कोई और मैसेज कर रहा है। जी हाँ, लोगों को ये पता नहीं है, लोग ये समझ रहे हैं कि ब्रजेंद्र कुमार जी ने मैसेज किया है और उनको 65,000 की जरूरत है। ठीक है, और भेजने वाले के नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ था। मैं नोटिस करने वाली थी कि उसमें डॉक्टर लिखा हुआ था और आगे संजय लिखा हुआ था। जी, तो फिर उसके बाद कुछ लोगों ने किया पैसा ट्रांसफर। फिर क्या हुआ सर कि मेरे पास कॉल्स आने स्टार्ट हो गए।
जैसे मैं श्योर हुआ कि मेरा फोन हैक हो गया, तो मैं हमारे पास में एक गवर्नमेंट हॉस्टल पे कमिश्नर ऑफिस है जिसमें साइबर सेल है, हम वहां पे भाग के गए और उनको ये इंफॉर्मेशन दी। तब तक हैकर ने मेरे 750 मतलब 750 मेरे जो कॉन्टेक्ट्स है उनको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने मेरे जो बच्चा है उसके फोन से मैंने लोगों को आगाह किया कि मेरा फोन हैक हो गया है, इस तरह से कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करें। मेरा फोन तो हैक हो चुका था, तो मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं कर पा रहा था और मेरा व्हाट्सएप भी बंद हो गया था। फिर वहां साइबर सेल में जाने के बाद उन्होंने मेरा फोन हैकिंग से हटा दिया। लेकिन इस दौरान उस हैकर ने मेरा सारा जो कॉन्टेक्ट्स है उनको मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब मेरा फोन 17 तारीख को हैक हुआ और संडे के दिन मतलब बुधवार को मेरा फोन हैक हुआ। क्या तारीख है? ठीक है, ठीक है। बुधवार मेरा फोन हैक हुआ, उसके नेक्स्ट संडे को मेरे पास जिसने मेरे खाते में मतलब मेरे बिहाफ पे पैसे ट्रांसफर किया, उसने मेरे को कंफर्म करने के लिए फोन किया कि आपका पैसा आपको मिल गया ना 20,000 रुपए। तो मैंने कहा मेरा तो फोन हैक हो गया था, मैंने आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी जी। तो बोला मैंने तो आपको 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। तो मैंने उनसे बैंक डिटेल मांगी, तो उसके अंदर उसी बंदे का नाम और नंबर आ रहा था जिससे कि उन्होंने पैसों की रिक्वायरमेंट भेजी थी। तो वो पैसे की रिकवरी हो पाई क्या वापस? नहीं सर, फिर मैंने उसके लिए साइबर सेल में जाके और मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई मेरी, और मेरे को कंप्लेंट नंबर दिया गया। बस उसके बाद कुछ अभी तक कुछ उसमें प्रोग्रेस नहीं है? नहीं, अभी तक उसको मेरे को दर्ज कराए 2 दिन हुए हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए योगेंद्र जी, आपने सुना अभी सारी चीजें, तरीका वही है जो पहले होता आया है, लेकिन इसमें मैं जो एक सवाल मेरा समझ के आता है पुलिस विभाग पर, कि जो पुलिस विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो रिएक्टिव मोड में काम कर रही है। मुझे लगता है कि उसको प्रिवेंटिव मोड में काम करने की जरूरत है। जैसा आपने भी कहा कि गंभीरता से नहीं लिया जाता है। आपको नहीं लगता कि पुलिस विभाग की कार्यशैली में ये मतलब साइबर सेल खड़े कर दिए और वहां पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को उसमें जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आपको केस सॉल्व करने हैं, सिखाया कुछ है नहीं उनको कोई एक्सपर्टाइज दी नहीं, बाहर से कुछ देर के लिए सर्विस ली जाती है। क्या लगता है आपको कि इसको अब प्रिवेंटिव मोड पे आना चाहिए रिएक्टिव की जगह पुलिस विभाग को? देखिए प्रभात जी, ये तरुण कुमार जी अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस की क्या हालत है। आप जैसे ही वहां इस प्रकार की चीज लेके जाओगे कि साहब डिजिटल साइबर फ्रॉड का मामला हो गया, वैसे ही वो थाना जो है थाना चिंता में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, ये आफत आ गई मेरी जान को। अब कौन तो FIR लिखेगा और कौन इसके बैंक वालों से बात करेगा, तो उसी को कहते हैं ये कि तू ऐसा कर 1930 पर तू कंप्लेंट लिखा, तू ऐसा अगर तुम्हारे बैंक का कोई मैनेजर हो तो तेरे एक अकाउंट को उसको ब्लॉक करा फटाफट, चल तू ये करा दे। ये उसको ज्ञान देने लग जाते हैं, जबकि करना खुद को चाहिए कि साहब वो खुद करें। अब इनके मामले में वही था कि पैसे नहीं गए कहीं भी, उसने ये कहा कि मैंने 20,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, अब ये पैसे जो है ये मुझे मिल जाने चाहिए। और ऐसे वो मेरे पास मैसेज आया था कि आपको मैंने पैसे भेज दिए, अब आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसमें मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, इनके एक साथी ने इनको बताया कि मैंने तुमको पैसे भेजे, तब उनको पता चला कि आपने क्यों भेज दिया, मेरा तो फोन हैक हो गया, तो इनके दोस्त की तरफ से चले गए पैसे। हाँ, लेकिन वो ये है कि वो पैसा इन तक पहुंचा नहीं, और वो पैसे हैकर के पास चले गए। तो ये जो तरीके हैं ये ऐसे ही है। अब जैसे कोई सामान लेके आएगा घर पे और कहेगा साहब लो ये आपका सामान आया है कहीं से पार्सल, और आपको OTP दे दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। जैसे आपने OTP दिया और वैसे ही आपका काम निपटारा, आपके पैसे आपका जो बैंक अकाउंट है उसके कब्जे में चला जाएगा और वो जो है आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा। तो तरीके एक नहीं है, तरीके हजारों हैं, लेकिन उन हजारों तरीकों के लिए पुलिस तैयार ही नहीं है। आप देखिए हमारे यहाँ रोज फर्जी मैसेज आ रहे हैं, कहीं हाई कोर्ट में बम की सूचनाएं, कभी एयरपोर्ट में बम की सूचनाएं, कभी कहां बम की सूचनाएं, लेकिन आज तक पकड़ पाई क्या? यहाँ के साइबर एक्सपर्ट पकड़ पाते हैं क्या? ये इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं कि इनको कोई प्रोसीजर ही पता नहीं है। अब ये वहां इंटरपोल के पास जाएंगे, इंटरपोल वाले इनको कोई लिफ्ट ही नहीं मारते। अरे भाई, इंटरपोल से काम लेने का अपना तरीका है, ये जाएंगे जप्पीबाजी करके वापस आ जाएंगे। अरे क्राइम के मामले में इजराइल है, रशिया है, अमेरिका है, इनसे कोई सबक सीख के हमारे यहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए। साइबर क्राइम में एक अलग से
अब आप मैं बताऊं प्रभात जी, इस थाने में जितने क्राइम हो रहे हैं उससे ज्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं, और इतने हो रहे हैं कि जिनकी गिनती नहीं है। 10, 20, 50 हजार के तो शिकायत करने आदमी जाता ही नहीं है। जाते ही उससे उल्टे सुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप समझ रहे हैं, 10वीं क्लास पढ़ा हुआ कहता है उसको, आप कितने पढ़े लिखे हो। उन्होंने कहा साहब मुझे शर्म आ रही है, मैं तो एमए पास हूं। तो क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है कि आपने इसका पैसा इसमें डाल दिया? और कौन पूछता है? हेड कांस्टेबल, एएसआई, बताओ। और जो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, वो उसको ज्ञान देने लग जाते हैं। अरे भाई आपका काम ये नहीं है, आपका काम इसकी मदद करना है, बैंक को तुरंत सूचना करना है, और जो भी आप मदद कर सकते हैं वो करें। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। जैसे ये बैठे हैं ब्रजेंद्र जी, अब इनको क्या मदद करी? ये हुआ है कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन हो गए, वो पैसे तो निकल के चले गए। किराए के ऊपर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, किराए के ऊपर बैंक अकाउंट लिए जाते हैं और उसके बारे में रोक नहीं है, उसमें बैंक कर्मी भी शामिल है। ये जो फर्जी अकाउंट खोलने में अकाउंट देते हैं ये, हाँ, ये बैंक अकाउंट वाले ये भी शामिल है इनमें, कि इस प्रकार के धंधे में इनको परसेंटेज मिलती है, और ये प्राइवेसी पूरी जानकारी आपने खड़ा किया है। आपने सही कहा, डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू है, और जैसा आपने जिक्र किया, एक कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। जैसे राजस्थान में कोई अपराध होता है, हर अपराध करने वाला बिहार का है, तो यहाँ पर पुलिसकर्मी, मैं आपको अनऑफिशियली जो चीजें हैं किसी के साथ हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि साहब हमने पता तो कर लिया बिहार में है, आपने बता भी दिया बिहार में, लेकिन वहां जाएं कैसे, हमारे पास तो खर्चा ही नहीं है, यहाँ पर हमको पैसा ही नहीं देंगे वहां जाने का, तो आप लेकर चलिए। अब यहाँ से आदमी उनको लेकर जाए, मतलब विक्टिम में आदमी पहले ही 20,000 30,000 के नीचे है, 10,000 की गाड़ी लेकर उसको वहां पर लेकर जाए, और वहां पर उनको दूसरी स्टेट का सपोर्ट भी उतना नहीं मिल पाता। ठीक है, डॉक्टर तरुण के पास में आना चाहूंगा। डॉक्टर तरुण, देखिए इसमें क्या लगता है आपको, एक हमारे यहाँ पर इंडिया में सर्वर ना होना और एक वीपीएन का इस्तेमाल, उसको भी हम, उस वीपीएन की वजह से भी हम कई बार ट्रेस नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये दो भी एक बड़े कारण है जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं? सर देखिए, वीपीएन तो हमेशा, अभी भी नहीं, पहले भी यूज होता है। वीपीएन क्या है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका एक पर्पस रहता है कि आदमी अपना डेटा और ये सारी चीज को सुरक्षा के लिए यूज करता है, और अपना कम्युनिकेशन, अपनी सारी चीज को मेंटेन करता है। पर जहाँ सुरक्षा होती है उसके पीछे अपराध भी होता है, और अपराध वाली चीज के अंदर ये है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अवेयरनेस की, और दूसरा पॉलिसी की। आज ये क्राइम आपके हिंदुस्तान में जरूर हो रहे हैं, पर कभी आपने कभी सुना कि कभी इस तरह का साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम आपके दुबई में हुआ? आप कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां का कानून लचीला नहीं है। आज भी हमारा कानून ब्रिटिश कानून के हिसाब से चल रहा है, और वो उसके अंदर क्या है कि आज भी कल्पिट जो है वो फिर भी बच जाता है, और जो विक्टिम है वो फंसा हुआ रहता है। सबसे पहले हमारे को हमारे भारतीय कानून के अंदर परिवर्तन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात, हर चीज का इंश्योरेंस होता है, तो बैंक खातों का इंश्योरेंस क्यों नहीं कर देता? बैंक हमसे चार्ज ले और हमारे खाते का, हमारे पैसे का इंश्योरेंस करे, तो भी हम एक विक्टिम से बच सकते हैं, इस तरह की चीजों से बच सकते हैं। सरकार जो क्या करती है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह बना दिया, सफाई सुरक्षा सप्ताह बना दिया। भैया आप साइबर फ्रॉड से अवेयरनेस का सप्ताह, महीना बनाएं। जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जो लाखों करोड़ों के ऐड छापते हैं, वो कम से कम एक हमेशा एक डेली की एक स्टोरी तो लिखें, क्योंकि डेली, आज भी योगेंद्र भाई साहब भी कह रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, साइबर थाने में अगर हम राजस्थान में कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि 10,000 से ऊपर रोज के विक्टिम्स होते होंगे। ये बहुत मिनिमम फिगर बता रहा हूँ, और ये विक्टिम जो है वो शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत नहीं करने वाले की संख्या इससे 5 गुना 10 गुना ऊपर है, क्योंकि वो अपने आप को कभी नहीं दिखाना चाहता कि मैं बेवकूफ बन गया। तो ये फाइनेंशियल बेवकूफी बनना, वो आदमी को समझता है मेरी इज्जत गई। बट हम ये कहते हैं अगर आप बन गए, आप अपनी स्टोरी बनाएं और आप उस स्टोरी को लोगों को डालें। बड़े बड़े जो अखबार हैं, बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं, जैसे आप लोग पहल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर स्टोरी को छपे, लोग बाग कहानी पढ़ें, तो उसके अंदर एक अवेयरनेस आएगी, अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि कहानियां ही बिक रही है। मैं कंटिन्यूस कह रहा हूँ, कहानियां बिक रही है। और दूसरा, भारत सरकार को इसके ऊपर कठोरतम कानून बनाने पड़ेंगे। ये ऐसे कानून नहीं होंगे जो ये फ्रॉड होते रहे, क्योंकि ये फ्रॉडों की संख्या बहुत ज्यादा है, और आने वाला टाइम जो है वो नॉर्मल, हम बॉर्डर पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब चलेगी साइबर वॉर। साइबर वॉर, भले उसके अंदर आपके ड्रोन आके लड़ेंगे, आपके जो प्लेन है उसके अंदर भी आपका साइबर, आपका जो अटैक होगा तो प्लेन वहीं कभी क्रैश हो जाएगा, क्योंकि हमें उसका सिस्टम को हैक करना है। अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड और इसकी बात कर रहे हैं, आने वाला टाइम इससे ज्यादा बड़ा क्रूशियल है। अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरी है, और ये अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, सिस्टम नहीं बनेगा, स्टोरी नहीं जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कानून अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आरबीआई के ऊपर कठोरतम कानून नहीं होगा, तब ये फ्रॉड और अभी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। हमें आप जैसे लोगों की पहल की बहुत जरूरत है,
जी, चलिए हम तो ये कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बार-बार हम साइबर क्राइम को लेकर, साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह की डिबेट भी रखते हैं। समय बहुत कम है, ब्रिजेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। जो हो चुका, उसने आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव लाया और आपको क्या सबक दिया? ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप इसका शिकार क्यों हुए और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अब आप किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं? आपका माइक बंद है, आपका माइक चालू कीजिए। माइक बंद है आपका। जी। सबसे पहली जरूरत तो सर ये है कि आदमी को सतर्क रहना चाहिए। अगर सतर्कता हटी तो निश्चित रूप से आपका पैसा या आपकी जो भी जानकारी है वो कोई भी, आज की तारीख में हैकिंग की इतनी सुविधाएं हो गई है कि आदमी को कहीं भी ठगा जा सकता है। सबसे पहले सतर्क होना जरूरी है। ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया इस घटना के बाद? बदलाव ये आया है सर कि अब मेरे को किसी का फोन उठाने में भी डर लग रहा है। अगर कोई अननोन नंबर आता है तो मेरे को फोन उठाने में ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, फिर कोई ऐसा फ्रॉड कॉल हुआ तो क्या करेंगे अपन। जी, ऐसा कुछ। मैं एक और सवाल मेरा रहेगा कि आप अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए 2-3 चीजें जैसे डॉक्टर तरुण और योगेंद्र सर ने बताई, उन्होंने यही कहा कि लोगों के ज़हन में सबसे पहले तो ये आता है कि मैं कुछ ज़्यादा कमा लूँ। आपके साथ वो केस तो नहीं है, लेकिन आपके साथ आपको पता था ये बात का कि मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई पार्सल नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद आपको पार्सल की बात बताई गई और आपने उस पर यकीन किया। तो इन सब चीजों से जी, जी, बोलिए। सतर्कता बहुत जरूरी है सर। अगर मैं सतर्क होता, मेरे को इंफॉर्मेशन होती कि इस तरह से हैकिंग होती है, तो मैं इसका शिकार नहीं होता। आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से लोग बाग हैकिंग कर रहे हैं। हर आदमी को पता होना चाहिए, हर यूजर को पता होना चाहिए कि इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। जी, चलिए ठीक है। देखो, कुल मिलाकर बात यह है कि साइबर अपराधी आपसे कहते हैं तू डाल मैं पात लेकिन अब हमारे देश को और हमारी देश की जो व्यवस्था है, चाहे पुलिस की बात करें, साइबर सेल की बात करें या फिर हमारी सरकारों की बात करें, अब ये बात उनको कहनी चाहिए कि साइबर अपराधी अगर डाल है तो हम पात हैं और इसके लिए हमें 4 कदम आगे चलना होगा। डॉक्टर तरुण ने कुछ सुझाव दिए और ये कहा कि अब हमें आने वाली चुनौतियों को अभी से समझना होगा, जैसे साइबर वॉर को लेकर उन्होंने कुछ सचेत किया। इसके अलावा योगेंद्र सर ने भी कहा कि लोगों को सावचेत रहने की जरूरत तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हमारा सिस्टम है, जो पुलिस व्यवस्था है, उसको भी और थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, पूरा एक्सपर्ट उनको देने की जरूरत है। बाहर के उन देशों से हमको सबक लेने की जरूरत है, उनसे तकनीकों को सीखने की जरूरत है जो साइबर के बादशाह कहे जाते हैं पूरी दुनिया में। जैसे इजराइल की बात उन्होंने कही, रूस की ये बात उन्होंने कही। कुल मिलाकर हमारी कोशिश ये थी कि आप आज जो भी यहाँ पर चर्चा हुई है, उस चर्चा से आप सीखें, समझें और अपने आप को बचाते हुए दूसरों को आप कैसे बचा सकते हैं। और छिपाना इसलिए जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है आपके साथ एक बार जो कुछ हुआ, आप शर्म की वजह से उसको पब्लिक नहीं कर पा रहे हो। आप चाहे नाम बदल कर करें, अपना शक्ल बदल कर करें, लेकिन अपनी घटनाओं को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, लिखकर साझा करें, दूसरे नाम से साझा कर दें, लेकिन साझा जरूर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि किस किस तरह के अपराध हो रखे हैं और वो कैसे इनसे बच सकते हैं। चलिए, हमारी कोशिश, हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये सकारात्मक एक मैसेज लोगों तक पहुंचाएगी और आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे साइबर फ्रॉड से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी विशेषज्ञों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिजेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने खुलकर बिना अपनी पहचान छिपाए लोगों तक अपनी पीड़ा पहुंचाई और लोगों को जागरूक करने में हमारे सहायक बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।